चैनल विद्वान ग्लोबल। और विद्वान ग्लोबल हमेशा ये कोशिश करता है और करता रहेगा कि आपको कोई अगर कहीं से भी मिसलीडिंग, इनजेन्युइन आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो आपको उसके अगेंस्ट, गलत चीज के अगेंस्ट सही इंफॉर्मेशन दे, जिससे कि आप सही और गलत में पहचान कर पाए और अपनी लाइफ का, करियर का डिसीजन अच्छे से ले पाए कि आपने अब्रॉड जाके स्टडी करना है या सेटल होना है, और आज की डेट में करंट सिनेरियोज क्या है और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक के ऊपर जो कि बड़ा हॉट टॉपिक है पिछले काफी दिनों से, कि ऑस्ट्रेलिया रिस्क लेवल 2 में आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर मेरे को कल किसी ने आकर वीडियो भी दिखाई, कोई आज भी सुबह सुबह कॉल आया किसी का कि सर ऐसा ऐसा हो गया कि ये लेवल 2 में आया है, तो इसके पीछे जो रीजंस हैं तो वो तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया की, या कुछ और जो फैक्टर्स हैं हमारी पॉलिटिक्स को लेके या हमारी सिक्योरिटीज को लेके, नेशनल सिक्योरिटीज को लेके, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे है, ये किसने बोल दिया है? तो किसी ने बोल दिया है मार्केट में, है ना। उन्होंने, उनका क्या मोटिव है वो आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं आज, क्योंकि मेरे को लगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके और ना ही आपको गलत काम के लिए कोई इंड्यूस कर सके। ठीक है, और दूसरी बात है कि एक भारतीय होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है और राइट भी बनता है कि हम अपने कंट्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप लोग भी चाहे इन फ्यूचर में आप किसी दूसरी कंट्री में जाके पीआर लो, लेकिन अभी आप इसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरी कंट्रीज के सामने, तो आपने अपनी कंट्री के लेवल को ऊंचा ही उठाकर रखना है। अभी अगर रिस्क लेवल 1 पे है ना, तो सॉरी 2 पे है ना इंडिया, तो इसको 1 पे लेके जाना है, ताकि आपके वीजा मिलने में भी आसानी हो, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लगा हुआ है लेवल 1 में बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, एक्सेट्रा, और भी कंट्रीज हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेवल 2 में इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, वियतनाम है, इसके अलावा कुछ और कंट्री है। लेवल 3 में पाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया एक्सेट्रा है। अब आपको ये 3 चीजें जो मैंने स्क्रीन पर दी हुई हैं, इसको पढ़ के, देख के समझ लग गई होगी कि ये जो रिस्क रेटिंग है ना कंट्रीज की, जो ऑस्ट्रेलिया की जो सिस्टम बना हुआ है कैलकुलेट करने का, असेसमेंट करने का, तो वो कोई कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स, ये चीजों को देखकर नहीं बना हुआ। क्लियर हो गया ना ये बात? क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते तो बांग्लादेश नंबर 1 पे ना होता, श्रीलंका लेवल 1 में ना होता, राइट? ठीक कह रहा हूं ना मैं? और अगर ये ऐसा कुछ होता तो इंडिया तो नंबर 1 पे ही होता। तो यहां पे तो इंस्टेबिलिटी नहीं है इतनी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट कितने साल से है और ठीक चल रहा है। इवन आप ये देखो कि नेपाल, नेपाल में क्या हालत है, और आज से नहीं, नेपाल के अगर आप 10-20 सालों की हिस्ट्री उठा के देखो तो वहां के कितने परसेंटेज में लोग हैं जो बाहर जाकर ही सेट होते हैं। नेपाल में कितना बुरा हाल है, वो कैसे लेवल 2 में? उसको तो लेवल 3 में होना चाहिए। भूटान देख लो, भूटान कैसे लेवल 2 में? और आप ये सोच के चलो कि आप ये देखो कि लेवल 3 में थे हम पहले। लेवल 3 में कौन है आज की डेट में? पाकिस्तान है, केनिया है, नाइजीरिया है, कोलंबिया है, इस तरह की कंट्रीज हैं। आप सोच सकते हो हम कहां लेवल में खड़े थे, और अब हम थोड़ा ऊपर जंप करे हैं लेवल 2 में। अब भाइयों, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप किसी भी ऐसे गलत एजेंट के हत्थे मत चढ़ना या गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व मत होना कि आपने फाइल लगा ली, आपका एक अंदर से बस पूरा आपने डिसाइड किया हमने तो जाना ही ऑस्ट्रेलिया, जैसे मर्जी, बाय हुक और क्रूक और बाय शोइंग फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, जो मर्जी करो, आप मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजो, ऐसा मत करना।
आपके लिए भी बुरा है, कंट्री के लिए भी बुरा है, और दूसरे आने वाले बच्चों के लिए या दूसरे जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी बुरा है। बहुत बुरी इमेज बनती है हमारी कंट्री की। और हम लोग जो कंसल्टेंट्स जो काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का या दूसरी कंट्रीज का, तो उसमें भी जब देखा जाता है अच्छा ऑस्ट्रेलिया की तो ये लेवल 3 में आ गया दोबारा, कितनी शर्म की बात होगी आने वाले टाइम में। और हम कंसल्टेंट्स के लिए भी कितनी शर्म की बात होगी अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई कुछ कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स की भी अगर हमारे को कुछ आके कह रहे हैं और हम उसको अवॉइड नहीं करवा रहे कि भैया कुछ नहीं है, ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हम नहीं करेंगे। आप सोच के देखना इस चीज को गहराई से। और अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्री की रिस्क रेटिंग को एसेस करने में इन्होंने यूज किए, और उनका कितना परसेंट की वेटेज होती है ये कैलकुलेशन करने में या डिफाइन करने में कि कौन से रिस्क लेवल पर खड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो जो कंट्री की रिस्क रेटिंग है ना, जो ऑस्ट्रेलिया डिफाइन कर रहा है, वो सारे की सारी वो इमिग्रेशन के वेटेड फैक्टर्स के ऊपर है। वो सारी चीजें इमिग्रेशन से रिलेटेड है। ये कंट्री के, हमारी कंट्री की जीडीपी क्या है, हमारी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कंट्री की सेना कैसी है, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन रेशियो क्या है, इससे कुछ नहीं लेना देना है अभी। ठीक है, आप गूगल भी कर लेना, वहां से भी पढ़ लेना, जो मेरी वीडियो है ना मैं बना रहा हूं, आप इसको भी देख रहे हो, गूगल भी करना, आप खुद नॉलेज करना, खुद रिसर्च करना थोड़ी बहुत, तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। इसमें बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं जो उन्होंने कंसिडर किए हैं। सबसे पहला फैक्टर है फ्रॉडुलेंट रिफ्यूजल्स, जो कि 100 में से 40% रेशो वो इसको कंसिडर करते हैं कि किस कंट्री के जो वीजास एप्लीकेशंस लगी, पर्टिकुलरली स्टडी वीजा की एप्लीकेशंस लगी, तो उसके अंदर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स थे, अगर नॉन जेन्युइननेस थी, या उन्होंने कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे कोई आईटीआर थी, चाहे बैंक स्टेटमेंट्स थी, चाहे वो उसके एजुकेशन के प्रूफ थे, ये फ्रॉड्स लगा दिए। और वो जब एप्लीकेशन जब डीएचए के पास गई तो उन्होंने पाया कि यस, ये तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो इसको हम वीजा ग्रांट नहीं करेंगे। राइट, तो ये जो फैक्टर था ना, 40% काउंट होता है। आप सोच सकते हो कि ये इतना बड़ा रेशियो 40% का, तो तब हमारा जो कंट्री है लेवल 3 से लेवल 2 में कैसे आया होगा? क्योंकि पिछले टाइम से अगर हम देखें, 1-2 साल से तो मैं भी देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट वाला ऑस्ट्रेलिया को लेकर काफी कम हुए काम। और ये करवाया गया है। करवाया कैसे गया? जीएस रिक्वायरमेंट आई, और जो डीएचए थी, प्लस जो स्कूल्स, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी जो एप्लीकेशंस लगा रहे थे कंसल्टेंट, या कुछ डायरेक्ट भी लगा रहे थे स्टूडेंट्स, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे बहुत रिगरसली टेस्ट होने लगे, चेक होने लगे। चाहे वो आपकी डीएमसीज थी, चाहे वो आपकी आईटीआरस थी, चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स थी, फंड्स थे, कुछ भी था, ये बहुत अच्छे से उन्होंने चेक किया। और जिनके फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको सीओई नहीं देते थे मैक्सिमम केसेस में। ऐसा नहीं है कि 100% हो गया हो, क्योंकि अगर 100% ये चीज होती ना तो ये लेवल 1 में होते हैं। राइट, तो ये मैक्सिमम केसेस में उन्होंने देखा कि नहीं, ये कंडीशन काफी इंप्रूव्ड है इंडिया की जो एप्लीकेशंस लग रही हैं। क्योंकि सीओई मिलने के बाद डीएचए में फाइल जब जाएगी वीजा के लिए, तो उस टाइम उन्होंने भी चेक करना है, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर होता है जो 40% अपनी रेशो रखता है ये डिसाइड करने में कि कंट्री की रिस्क रेटिंग कहां पर जाएगी। दूसरा जो मेजर फैक्टर है, वीजा कैंसलेशन। किसी का स्टूडेंट वीजा आपका ग्रांट हो गया, बच्चा चला गया वहां पे, बच्चा जाने के बाद उसका वीजा कैंसिल हुआ। क्यों हुआ? उसके पीछे कारण थे। उन्होंने दोबारा से फाइलें ओपन कर ली। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है कि बच्चा जी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ना वो अपने घर आया पेरेंट्स से मिलने, कोई शादी का कोई कारण था, या किसी का और कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, वो घर आया। लेकिन जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया में एंटर करा तो इमिग्रेशन हुई, तो उन्होंने देखा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स थे फाइल में लगे हुए तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे उसकी बैंक स्टेटमेंट थी, चाहे एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स थे, या कुछ भी था। तो उसकी वजह से उसका वीजा कैंसिल हो गया। या इनजेन्युइननेस थी जो उन्होंने जो भी शो किया था फाइल में,
या उन्होंने कोई लॉ ब्रीच किया जो इमिग्रेशन का था, जो कंडीशंस उसके वीजा के ऊपर स्टैंप हो गई, 8202 थी, 8105 था, जितने वर्किंग आवर्स उसको अलाउड थे उससे ज्यादा उसने कर लिए, ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो ये जो कंसिडरेबल फैक्टर है वीजा कैंसलेशन का, जो 25% काउंट रखता है, तो उसमें भी जो इंडिया की जो एप्लीकेशंस लगी और उसका जो वीजा कैंसलेशन था वो रेशियो भी कम हुआ कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले, तो लेवल 2 में आया इंडिया। उसके बाद फैक्टर है कि अनलॉफुल नॉन सिटीजन्स, ठीक है, किसी ने ओवरस्टे कर लिया वहां पे। अब ओवरस्टे कैसे होता है, आपका स्टूडेंट वीजा है, स्टूडेंट वीजा जैसे ही एक्सपायर होने वाला था आप टीआर की एप्लीकेशन लगाते हो, उसमें एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने ब्रिजिंग वीजा अप्लाई कर लेना है और टीआर के लिए एप्लीकेशन जो लगानी है अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अगर वो आप नहीं कर पाए विद इन टाइम लिमिट, जैसे 28 डेज का टाइम है, उससे ऊपर चला गया तो आप अनलॉफुल हो जाते हो। अब अनलॉफुल नॉन सिटीजन ओवरस्टे वाला काम हो गया, तो ये जो फैक्टर था 15% काउंट करता है। तो जब ये कैलकुलेशंस हुई रिस्क फैक्टर्स रिस्क रेटिंग की, तो तब देखा गया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स थे जो वहां पढ़ने गए हुए हैं, तो वो नॉर्मली विद इन द टाइम लिमिट अप्लाई कर लेते थे, ब्रिजिंग वीजा पे आ जाते थे, मतलब वो टाइम लिमिट से ऊपर नहीं जाते थे, परसेंटेज काफी कम हो गई। मतलब जो विजिलेंट हो गए स्टूडेंट्स, उनको पता लग गया, ये चाहे वो सोशल मीडिया पे देखा या किसी से बात करी या कंसल्टेंट से बात करी, किसी सीनियर से बात करी, तो उन्होंने टाइमली सारा कुछ कर लिया, तो उसके हिसाब से ये ऊपर चले गए, हमारी रिस्क रेटिंग में हमारा रैंक ऊपर आ गया। उसके बाद नॉन फ्रॉडुलेंट रिफ्यूजल्स, ये 10% काउंट रखता है। नॉन फ्रॉडुलेंट को कई बार क्या हुआ कि जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए सारे ठीक थे, आईटीआर ठीक थी, बैंक स्टेटमेंट ठीक थी, एजुकेशन प्रोवाइडर मतलब जो एजुकेशन के प्रूफ जो लगाए थे वो भी सही थे, बट आपका फिर भी वीजा रिफ्यूज हुआ। क्यों हुआ? आपने जो जीएस का 4 क्वेश्चंस है उसमें जो डिफाइन किया, एसओपीज जो बनाई, प्लस जो कोर्स चूज किया आपने, वो कंपेटिबल नहीं था। आप डिफाइन नहीं कर पाए कि आप जेन्युइन हो क्या नहीं। भले ही आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने आपको सीओई ग्रांट कर दी, आपने फीस भर दी, बट फिर भी आपका वीजा नहीं लगा। मेरे पास काफी केसेस आ चुके हैं जो रिफ्यूज हुए, जिन्होंने डिस्कस किए, और उनमें से कईयों के केसेस ऐसे थे कि उनकी एसओपी या जो जीएस की रिक्वायरमेंट की जो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे, जो डिटेल्स डाली थी, उसके कारण से रिफ्यूज हो गए। अब वो स्टूडेंट कहते जी हमारे तो फंड भी बहुत बढ़िया थे, सारा कुछ था, क्योंकि इमिग्रेशन डीएचए ने तो आपको वो रीजन ही नहीं दिया ना डॉक्यूमेंट फ्रॉड थे आपके, बिल्कुल जेन्युइन थे, लेकिन आपकी ना कंपैटिबल, कईयों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, कईयों के वो एसओपी क्लियर नहीं थी, कईयों का वो जीएस की जो 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं वो मतलब जस्टिफाइड से नहीं लगे हुए, और वो उन्होंने डिफाइन करके दिए हुए अपने रिफ्यूजल लेटर में। तो ऐसे अगर केसेस थे तो नॉन फ्रॉडुलेंट रिफ्यूजल्स आए, 15% रेशो में इसका काउंट होता है रिस्क रेटिंग जब हम डिफाइन ऑस्ट्रेलिया चेक करता है। तो इसमें जो कमी पाई गई, वो ये कमी ऐसे पाई गई कि जब हम जीएस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में देते हैं ना, वहां जो टीम बैठी होती है या बीच में इंटरमीडिएरी कोई प्लेटफॉर्म है उसकी जो टीम बैठी हुई है, तो वो बड़ा अच्छे से काम करने लगे। जब देखा ना आगे स्ट्रिक्टनेस है, आगे डंडा लेकर खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के डीएचए वाले कि भैया ऐसे ग्रांट नहीं होगा, आप बड़ा अच्छे से काम करो तभी हम ग्रांट करेंगे, तभी हम सीओई देंगे। कॉलेज वालों को भी प्रेशर आया डीएचए की तरफ से, वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, कि ऐसे ही मत घुसाए जाओ बच्चों को, आप अच्छे से चेक करो। तब जाके ये चीजें सही हुई। 10% काउंट रखता है नॉन फ्रॉडुलेंट रिफ्यूजल्स। उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रोटेक्शन वीजा 10% काउंट रखता है। बच्चे क्या करते थे पहले, स्टूडेंट वीजा पे गए, वहां जाके प्रोटेक्शन डाल दी कि मेरे को XYZ को कारण है यहाँ पे इंडिया में, इंडिया से प्रॉब्लम है, तो मेरे को प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन वीजा डाल दिया, तो वो 10% काउंट रखता था। उसमें भी गिरावट आई है। अब जो केसेस जाते हैं, मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पे जो जा रहे हैं वो प्रोटेक्शन वीजा नहीं डाल रहे। वो क्यों नहीं डाल रहे, उसके पीछे वहां के इमिग्रेशन ने भी काम किया कि जो लेटेस्ट पीवी डल रही है प्रोटेक्शन वीजा की, जो अगर फाइल लग रही है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा के बाद है, चाहे कुछ विजिटर वीजा पे जाकर भी लगाते थे, तो उनके जल्दी से रिजल्ट दो, एक्सेप्ट होगी क्या नहीं। तो वो जब देखा ना कि यार यहाँ से तो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बड़े टाइम के चल रहे हैं केसेस, लंबे लंबे 8-8 10-10 साल,
लेकिन अब क्या फटाफट से होने लगा काम। तो देखा यार स्टूडेंट्स ने कि नहीं यार नहीं लगाना चाहिए, ये गलत बात है। स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, आपने डिफाइन किया अपने आप को कि यस आई एम गोइंग टू स्टडी वेल इन ऑस्ट्रेलिया एंड दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया DHA हैज ग्रांटेड यू अ वीजा। तो आप उस चीज को ब्रीच करके आप वहां पर प्रोटेक्शन वीजा डाल रहे थे, लेकिन वो चीज कम हुई। तो ये जो 5 जो वेटेड फैक्टर्स है ना, इनकी वजह से इंडिया लेवल 3 रिस्क लेवल से 2 पे आया है। अब इसमें ये बताओ इन फैक्टर्स में कौन सा हमारे यहाँ किसी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिक्स, यहाँ का जो सेना या कुछ ऐसी चीजें आई हो? कुछ भी नहीं आया। ये सारे की सारी चीजें इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, किसी की बहकावे में नहीं आना। बातों में बहुत बड़ी बड़ी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट लॉजिकल चीज देखो आप, जेन्युइन चीज देखो आप, जो है या नहीं है आप खुद भी रिसर्च करो, किसी की बातों में ऐसे नहीं आ जाना है। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि जो हमारा इंडिया की रिस्क लेवल 3 से 2 में आया ना, ये आप लोग की मेहनत, कंसल्टेंट्स की मेहनत, वहां के DHA की मेहनत, ऑस्ट्रेलिया के, प्लस जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने जो पीछे मेहनत करी है, जेन्युइननेस लेके आए हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर काम किया कि इनको जो परसेंटेज रेशियो इसको कम करना है भाई, ये हमारे जो इमिग्रेशन में एक्सेप्टेंस है वो बढ़े और लेवल ऊपर आए। तो भाइयों और बहनों मेरे को यही कहना है कि इसको दोबारा से नीचे मत गिरने देना, बहुत बेइज्जती होगी। आप जेन्युइन तरीके से काम करवाओ किसी से भी, वही ज्यादा ठीक है। अगर प्रोफाइल आपका फिट नहीं बैठ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो करो, मतलब गलत नहीं करना, ठीक ढंग से कैसे उसको सही कर सकते हो, या आप दूसरी कंट्री में ट्राई करो। लेकिन ऐसा मत करो कि ये नीचे आ जाए, क्योंकि हमारे देश का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं भाई। हमारी भी कुछ मॉरल ड्यूटीज बनती हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने यहाँ के लोगों के लिए, कि उनकी इमेज ऊपर ही रहे, नीचे नहीं जाने देनी। अब मैं बताता हूं कि लेवल 1 में और कंट्रीज कौन कौन से, स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इसके अलावा हांगकांग है, इंडोनेशिया है, जापान है, मलेशिया है, साउथ कोरिया, ताइवान। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो लेवल 1 में है ऑस्ट्रेलिया की नजरों में। कंट्री का रिस्क लेवल आप समझते हो, लेवल 1 में बहुत ही कम कागजों की जरूरत है। इवन जो आपको जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है ना वहां के, वो भी बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देती हैं कि अच्छा वहां का स्टूडेंट है, चलो ठीक है यार, जेन्युइनली चल रही है सारी चीजें, वहां के स्टूडेंट या कंसल्टेंट इस तरह से नहीं कर रहे, तो इनको थोड़ा बहुत रिलैक्स करके दे दो इनको COE, ठीक है ना। GS रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, COE दे दो और वीजा आएगा। पैसे उतने ही दे रहे हैं हम, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, उनको कोई ऐसा प्यार नहीं है कि लेवल 1 वाले जो कंट्रीज है वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज को, नो। जो उनकी जो फीस है ना वो उतनी ही है, वो आप भी देखते होंगे ऑफर लेटर पे AUD में लिख के आ रही है, ठीक है। और इमिग्रेशन वाले भी जो ना हर एक फाइल को उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे दूसरी कंट्रीज को, बट एज पर लेवल, रिस्क लेवल, ठीक है। और जो उनके नॉर्म्स हैं, जो उनकी प्रोसेसेस हैं, वो सारी फॉलो हो रही हैं। उनमें कोई ऐसे नहीं बैठे हैं, आपने सुना है अभी तक कोई न्यूज की ऑस्ट्रेलियन DHA में कुछ ऐसे बंदे पकड़े गए हो जो कि पैसे ले दे के काम कर रहे थे, या अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे थे, या फलानी फलानी कंट्री को ज्यादा फेवर कर रहे थे? सुना है आपने? नहीं सुना। तो लेवल 1 में देख लो कौन कौन सी कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमसे आगे है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने इंडिया से अच्छी है या बुरी है, ये आप देख लेते होंगे। वो फैक्टर क्या स्टैंड करता है यहाँ पे? ओनली द थिंग इज इमिग्रेशन थिंग्स आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द कंट्रीज रिस्क लेवल, ठीक है। लेवल 2 में कौन कौन आ रहा है? इंडिया आ रहा है, भूटान आ रहा है, वियतनाम आ रहा है, चाइना आ रहा है, नेपाल आ रहा है। अब नेपाल भी हमारे बराबर ही है इंडिया के, भूटान भी हमारे लेवल पे ही है, वियतनाम भी हमारे लेवल पे है। ये सोचो इमिग्रेशन की थिंग्स को लेके। और लेवल 3 में जहां हम पहले थे, पाकिस्तान है, कोलंबिया है, केनिया है, मंगोलिया है, नाइजीरिया। नाइजीरिया का तो सबको पता होगा वहां क्या है, और यहाँ पर भी लोग जाते हैं या दूसरी कंट्री में जाते हैं, क्या करते हैं नाइजीरियंस? ज्यादातर किस लिए फेमस है वो कंट्री? ठीक है, इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं जो ऑनलाइन स्कैम्स भी चलते हैं, कॉलिंग वाले। जिम्बाब्वे है, फिलीपींस है, ऐसी कंट्रीज हैं। ये लेवल 3 में पहले हम यहाँ स्टैंड कर रहे थे।
उनके लेवल में थे। तो ये सोचो कि कितनी मेहनत लगी होगी किसकी। डीएचए ने स्ट्रिक्ट किया यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी कॉलेज ने स्ट्रिक्ट किया बीच में इंटरमीडिएरी एजेंसीज को, और उन प्लेटफॉर्म्स को, या डायरेक्ट कुछ कंसल्टेंट्स काम कर रहे थे, उन सबको, हम सबको मजबूर किया कि ये चीजें पूरी करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाई, तब कहीं जाकर ये लेवल आया। और हालांकि 100% पे नहीं है चीजें अभी हमारी, ना हम लेवल 1 पे हैं, इंप्रूव्ड स्टेज पे हैं। तो आप प्लीज ऐसा कोई भी ऐसा स्टेप ना चूज करें जिससे कि हम दोबारा से गिरें। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेवल 2 का एक्चुअल इंपैक्ट आएगा क्या। देखो, जो हम कंट्रीज की रिस्क रेटिंग देख रहे हैं, प्लस यूनिवर्सिटी की भी एक रिस्क रेटिंग है, यूनिवर्सिटी की भी वहां पे एक वो बना हुआ है कि कितने लेवल पर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप सुनते हो, है ना, जो यूनिवर्सिटीज का भी रैंकिंग है। तो अगर हमारी जो पढ़ाई है वो कंपेटिबल है, और जो हम यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम में पूरा फुलफिल कर रहे हैं, सीओई मिल रहा है, और हम लेवल 1 में आ रहे हैं या लेवल 2 में भी कर रहे हैं, बट सारी कंपेटिबिलिटी ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब हम उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को डाल के जो पोर्टल पे दिया हुआ है कि हमारे को कौन से डॉक्यूमेंट्स डीएचए मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, उसमें आप देखोगे कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जिसमें कि आप देखोगे कि उसमें ना तो हमने फंड्स के पेपर देने, ना हमने इंग्लिश का टेस्ट रिजल्ट्स का स्कोर कार्ड देना, बाकी देना है, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज तो मांग ही रही है ना। हाँ, ये जरूर है इसका इंपैक्ट कि अब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को ट्रस्ट आया होगा इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर, इंडियन कंसल्टेंट्स के ऊपर, या जो प्लेटफॉर्म बीच में काम कर रहे हैं उनके टीम्स के ऊपर, कि नहीं यार इन्होंने मेहनत करी है, लेवल ऊपर लेके आए हैं, चलो कुछ रिलैक्सेशंस दे देते हैं। लेकिन वो किस बेस पे मिलेगी, केस टू केस मिलेगी, हर किसी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये नहीं है कि मतलब इंग्लिश भी नहीं चाहिए और आपको फंड्स भी नहीं चाहिए, आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके जो इनकम के हैं वो भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, अगर 3 चीजें 4 चीजें उन्होंने मांग रखी हैं, एक चीज अगर 100% पूरी नहीं है, वो 50% 70% तक है, देन द केस मे बी एक्सेप्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ये डिपेंड करता है केस टू केस, या किस कंसल्टेंट से कैसे करवा रहे हो, कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है आपके केस को, राइट। तो ये टेक्निकल चीजें हैं सारी। ये ऐसा नहीं है कि कोई अगर कंसल्टेंट कहता है मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, नहीं भाई, बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं, आप उनका ये देखो, रिफ्यूजल तो कोई नहीं बताता ना। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं 15-20 साल से काम कर रहे हैं, रिफ्यूजल्स की भी झड़ियां लगी हुई हैं। 100 फाइलें लगाई थी तो 10-20 निकल भी गई तो 80 तो रिफ्यूज हुई होंगी, और बैन्स भी लगे होंगे, बैन भी लगे होंगे ना उनकी फाइल के ऊपर, झगड़े भी होंगे, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो ये जो आपने जो डिसीजन बनाना है कि किस कंसल्टेंट से हम अपनी फाइल लगाएं, ये आपने उसकी नॉलेज के ऊपर लगाना है, उसकी काबिलियत के ऊपर लगाना है, कि जितनी इसको नॉलेज है उस हिसाब से ये काबिल लग रहा है तो ये हमारा काम कर सकता है। अब वो चीज करवाओ, टेक्निकल चीजें पता है कि नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि कई जगह आपने देखा होगा, मेरे को तो स्टूडेंट्स ही आके बताते हैं, जो रिफ्यूज केसेस आते हैं मेरे पास, कि सर हम फलाने कंसल्टेंट से लगवाई थी, उससे तो एक ही बार मिले थे बड़ी मुश्किल से, बाकी तो आगे टीम काम करती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, पैसे का नुकसान हुआ या वीजा नहीं आया, कईयों को तो जीटी तक मतलब जीएस रिक्वायरमेंट तक नहीं क्लियर हुई, है ना, उन्होंने 1-2 लाख रुपए बर्बाद भी कर लिए, चाहे फंड दिखाने के नाम पे कुछ भी है, फिर आते हैं, ऐसे से भी केसेस होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि टीम बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इट मीन्स की बहुत बढ़िया काम हो रहा है, नो, ये आपने डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, ठीक है। अगर ऐसी चीज होती ना कि जो इतने साल से काम कर रहा है तो वही सब कुछ जानता है, तो फिर तो जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है ना, सभी बुजुर्ग लोग ही काम कर रहे होते, बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, बिजनेस हाउसेज है, वो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ही काम कर रहे होते, जवान लोग कोई ना होता। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे,
और बहुत सारे लोगों से आप भी मिले होंगे जिनकी एज बहुत कम है इंडस्ट्री में, अभी किसी भी इंडस्ट्री में अभी एंटर करे हुए 2-3 साल भी या बिल्कुल फ्रेशर ही होते हैं, कुछ महीने ही होते हैं, और वो ऐसा कमाल कर जाते हैं कि दूसरे कर नहीं पाते। तो ये सारी बात बंदे की नॉलेज, स्किल्स और इंटीग्रिटी काम को लेकर, जेन्युइननेस काम को लेकर, ये चीजें मायने रखती हैं कि आपका कंसल्टेंट ये चीजें अगर रखता है तो आपका केस निकाल पाएगा क्या नहीं, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो को बनाने का जो पर्पस था कि लेवल 2 रिस्क रेटिंग में कंट्री की जो डिफाइन करता है ऑस्ट्रेलिया, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, टोटली इट इज रिलेटेड टू इमिग्रेशन थिंग्स, नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल और सैनिक और ये वो ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं लेवल 1, 2, 3 में थोड़ी थोड़ी बता दी मैंने, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेवल 2 में आया तो कुछ यूनिवर्सिटीज केस टू केस कुछ रिलैक्सेशन दे सकती हैं, हर कोई नहीं देगा, सकती हैं, डिपेंड करेगा केस आपका कैसे प्रेजेंट हो रहा है, कि इतना आपके पास गुड़ है जो उनको मीठा लगेगा। तो अगर आप भी अपनी फाइल विद्वान ग्लोबल से प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आप किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी स्टेट में है तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, हमारा कुरुक्षेत्र हरियाणा में ऑफिस है, एक ही ऑफिस है, आप वहां आकर मुझसे मिल भी सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन सेटिस्फाइड है, आप ऑनलाइन अपनी फाइल बेचकर काम करवा सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हम काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की फाइल हमारा एजेंट्स के थ्रू लगाते हैं, जिससे कि आपकी फाइलिंग के रिजल्ट्स भी बढ़िया है। और मैं पूरा अच्छे से प्रोसेस जब भी करता हूँ, अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही हम लोग आपको बताते हैं कि यस आप ये करो, गो थ्रू करो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दे दी है, कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। एक चांस बता सकता है कि यस ये करने से ये हो सकता है, बट एक्चुअल में कब पता चलता है जब आप डॉक्यूमेंट्स मेरे को सारे दोगे, हम उस पर ऊपर काम करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, देन वी विल टेल यू कि आपका केस कहाँ स्टैंड करता है, कैसे होगा या नहीं हो सकता। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और कांटेक्ट करें विद्वान ग्लोबल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, और वो भी आप लोगों के लिए। थैंक यू, नमस्ते।